ये क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा नया तरह का है। इसमें हमें क्या कर रखा है कि कुछ डिफ्यूजन के बारे में बात की गई है, कुछ लैंग्वेज अलग सी है। हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक तरफ कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n1 दे रखा है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n2 दे रखा है। दोनों का डिफरेंस जो है काफ़ी कम है, जैसा कि दे रखा है डेल्टा n n1 माइनस n2, माने अंतर काफ़ी कम है पर कुछ अंतर है। तो इसका एक पाइप दोनों को कनेक्ट करती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया S दे रखा है, जिसकी लेंथ हमको L दे रखी है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है। उस फ्लो के दौरान कुछ पार्टिकल्स पे विस्कस फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू बीटा वी के बराबर है, यानी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, माइनस बीटा वी लिखा है। तो ये पर पार्टिकल इतना फोर्स लगता है, ऐसा हमको दे रखा है। फिर हमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सच है। इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जानकारी दे रखी है। तो अब देखो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसमें कह रहे हैं कि द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द ट्यूब इज दिस मच। क्या ट्यूब के अक्रॉस मूव करवाने के लिए जो लगने वाला फोर्स है, क्या वो इसके बराबर है? तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये वाली ट्यूब दे रखी है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स को फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स, तो हम कह रहे हैं कि इधर कंसंट्रेशन डिफरेंस है और इन्होंने ये कहा है कि इसको एक आइडियल गैस की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर दी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिहेव्स एज ए डाइल्यूट आइडियल गैसेस, ठीक है। और पर इन्होंने कुछ अजम्पशंस दे रखी है कि जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से ये डिफ्यूजन हो रहा है। तो जो अजम्पशंस दे रखी है उसके थ्रू अपन ये इक्वेशन लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पी वी, हमारे पास ये फार्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में ये फार्मूला बनता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस वी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी वी। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू N1 KB इंटू टी। ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम KB इंटू टी। तो हम ये जान रहे हैं कि N1 N2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट और राइट साइड में प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर डिफरेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको एस दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस इन दोनों घटा लेंगे तो वो आ जाएगा N1 माइनस N2 KB टी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यही दे रखा है। तो हम देख रहे हैं डेल्टा एन के बी टी एस, डेल्टा एन के बी टी एस फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा ही दे रखा है। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट चॉइस, ए तो सही हो गया। फिर ये पूछ रहे हैं कि फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज, अब ये जो पार्टिकल्स चल रहे हैं ट्यूब के अंदर, यहाँ पर ये जो पार्टिकल चल रहे हैं तो इधर का प्रेशर ज़्यादा, इधर का प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। तो अंदर एक विस्कस फोर्स और लग रहा है पार्टिकल्स के बीच, वो इसको बैलेंस कर रहा है, तो एक फिक्स वेलोसिटी इनकी बन जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विस्कस फोर्स पर पार्टिकल दे रखा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता करना पड़ेगा कि इस ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स के नंबर क्या हैं। पार्टिकल्स का पता करने के चक्कर में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ का प्रेशर कुछ और है, यहाँ का प्रेशर कुछ और है, तो अंदर ऐसे प्रेशर वेरी कर रहा होगा। पर क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है कि डिफरेंस काफ़ी कम है, इसलिए पार्टिकल्स की संख्या कैलकुलेट करते वक्त हम ऐसा मान लेंगे कि लगभग एक ही कंसंट्रेशन है। जो कंसंट्रेशन इधर है, इधर में अंतर कम है, तो लगभग वही कंसंट्रेशन मान लेते हैं N1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया N1 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया S इंटू L। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पाइप के अंदर कितने हो गए? N1 S इंटू L। हर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है, विस्कस फोर्स बीटा वी के बराबर है। तो इन पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स हो गया बीटा वी। एक पार्टिकल पे इतना है, सारे पार्टिकल पर इतना है। ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन लगने वाला फोर्स। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स इस तरफ आ रहा है वो हम पहले निकाल चुके हैं। ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे तो ये आ जाएगा N1 माइनस N2 के बी इंटू टी एस। इसमें से क्रॉस सेक्शन एरिया एस कट रहा है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया N1 बीटा एल वी
इज इक्वल टू N1 माइनस N2 KB इंटू टी। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है। तो ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है N1 बीटा VL डेल्टा N KB इंटू टी। तो बी वाला आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया है। फिर इसके बाद में जो अगला पार्ट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड, कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में इस ट्यूब से जा रहे हैं। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब से पर सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जा रहे हैं। तो हमारे पास में ये फार्मूला है कि वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, और यहाँ का कंसंट्रेशन N1 के बराबर है। तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पार्टिकल्स पर सेकेंड में इधर से उधर जा रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लिखना चाहें तो dN/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स की जानकारी हमको मिल गई। अब यहाँ पर v का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से उठा करके उसमें हम रख सकते हैं, और एक्चुअली हम N1 इंटू वी की वैल्यू वहाँ से उठा के इसमें रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है हमारा वो किस तरह का है, KB/TS बाय बीटा डेल्टा N L की टर्म्स में आ रहा है। तो मैं यहाँ रख के देखता हूँ, यहीं से ही dN/dt जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, S तो यहाँ मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, N1 इंटू वी, N1 इंटू वी की वैल्यू ये आ गई, तो ये आ गया डेल्टा N KB इंटू टी डिवाइडेड बाय L, N1 इंटू वी बीटा L बीटा L। तो अपन ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर इसके बाद में डी वाले ऑप्शन के बारे में बात आ रही है कि रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये रेट ऑफ मॉलिक्यूल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसमें से एस कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, बी बीटा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पर नंबर ऑफ डिफरेंस जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड इज कांस्टेंट वाली बात ठीक नहीं है, यानी ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए बी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक नया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने में ये प्रैक्टिकल किया जाता है, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना दिया गया है। जैसे हमारे पास एक स्टिक है और अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं तो ऐसा बताते हैं कि अपन दोनों एंड से अपने हाथ को ऐसे मूव कराते जाएंगे, तो फाइनली अपना हाथ जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहीं आ जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इस पर ये क्वेश्चन बना दिया गया। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन की जानकारी में हमें ये दे रखा है कि एक ऐसी रॉड दे रखी है, स्केल दे रखी है जिसका टोटल लेंथ 1 मीटर होता है। तो एक एंड पर अपन ने इसको होल्ड कर रखा है और दूसरी साइड में ये 10 सेंटीमीटर थोड़ा आगे है, यानी 90 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है ये। तो सेंटर से इधर 50 सेंटीमीटर हो गया और इधर से 40 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा है कि एक साइड तो 0 मार्क पर है और एक साइड 90 मार्क के ऊपर है। इस तरह से ये अरेंजमेंट दे रखा है, इस साइड 0 मान लेते हैं, इस साइड 90 मान लेते हैं। जब हम इसको ऐसे पुल करेंगे इस तरह से इस साइड में, तो ऐसे पुल करने में ये पॉइंट आता है कि भी कौन सा पॉइंट पहले स्लाइड करेगा। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो N2 इंटू 40 आएगा इज इक्वल टू N1 इंटू 50 आएगा। ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये फोर्स छोटा होगा, नॉर्मल छोटा होगा और ये नॉर्मल बड़ा होगा। जब अपन अपने हाथों से इस तरह से स्लाइड करने की कोशिश कराते हैं तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ इस रॉड के ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें से जिधर का नॉर्मल ज़्यादा है, यानी N2 का नॉर्मल ज़्यादा है, ये नॉर्मल कम है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो स्लाइड करने लग जाएगा। हमें क्वेश्चन में 2 फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखे हैं, म्यू एस और म्यू के। म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे रखी है और म्यू के की वैल्यू 0.32 दे रखी है। तो होगा क्या कि इधर वाले साइड का नॉर्मल कम है तो अपने हाथ से फ्रिक्शन कम लगेगा, इधर वाला फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये तो रुका रहेगा और ये स्लाइड करने लग जाएगा और ये वाला एंड यहाँ आ जाएगा। स्लाइड करते करते जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा, सेंटर के करीब आता जाएगा, तो उसका नॉर्मल इंक्रीज़ करता जाएगा।
तो ये नॉर्मल चेंज होकर के N3 हो गया। और फिर ऐसा आएगा कि यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ के स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ का फ्रिक्शन पहले स्टैटिक नहीं लग रहा था, यहाँ का फ्रिक्शन कम था, तो यहाँ से इसकी बराबरी करता हुआ तो ये इधर स्लाइड करता हुआ आ गया। स्लाइड करते करते रॉड तो स्लाइड कर नहीं रही है, हमारी फिंगर स्लाइड कर रही है, तो रॉड पे तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो यानी ये फोर्स को बैलेंस करता जाएगा। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, नॉर्मल बढ़ता जाएगा, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा, तो फिर यहाँ पे स्लाइडिंग आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फिंगर स्लाइड करती हुई यहाँ पर पहुँची। अब जब इस तरफ बढ़ गई तो ये नॉर्मल इंक्रीज कर गया, और नॉर्मल के इंक्रीज करने से ये वाला फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया। ये फ्रिक्शन यहाँ की मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू तक पहुँच गया। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड की स्लाइडिंग की शुरुआत तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड का काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड के स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ऐसा आ गया। दूसरा, सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा x1 इंटू N3 इज इक्वल टू 40 इंटू N4। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो म्यू के की वैल्यू 0.32 दे रखी है, डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो ये आ गया 0.32 डिवाइडेड बाय x1। x1 हमें पता करना है कि जहाँ पर ये स्लाइडिंग रुकती है, और इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस की वैल्यू 0.4 दे रखी है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x1 की वैल्यू, तो 40 इस तरफ चला गया, इधर आ गया, तो x1 की वैल्यू 32 आ जाएगी सॉल्व करने से। x1 32। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 18 सेंटीमीटर तक इधर स्लाइड करेगा। 50 सेंटीमीटर था, 18 सेंटीमीटर तक यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से कम था, तो इसलिए जब आप फोर्स इधर से इधर लगाते जाएंगे तब तक ये पॉइंट्स रॉड तो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग तब तक नहीं आएगी जब तक कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुँच जाए। जब ये यहाँ पहुँच चुका है तो यहाँ का N3 ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार स्लाइडिंग शुरू हो गई, तो एक बार स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा तो ये पॉइंट स्लाइड करता हुआ पास में आ जाएगा। तो पहले ये 40 पर था, तो ये पास में आकर के किसी और डिस्टेंस XR पर आ जाएगा, वो हमने डिस्टेंस मान लिया XR, और ये वाला पॉइंट तब तक रुका हुआ है। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करता हुआ जाएगा तो यहाँ का फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा। पहले काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो अपन फ्रिक्शन को फिर से बराबर करेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू N5 इज इक्वल टू म्यू के इंटू N6। और दूसरी इक्वेशन हम सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, तो हम लिख सकते हैं x1 इंटू N5 इज इक्वल टू XR इंटू N6। अब हम इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस अपॉन x1 इज इक्वल टू म्यू के अपॉन XR। हमें XR की वैल्यू चाहिए, तो XR की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो XR को इधर ले जाएंगे, और म्यू के बाय म्यू एस इंटू x1। म्यू के बाय म्यू एस की वैल्यू 4/5 आ रही, और x1 की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हो पहले से ही 32। तो XR की वैल्यू जो राइट साइड का जो वैल्यू है XR, इसकी वैल्यू 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 32 का 4 टाइम्स करेंगे, 32 डबल होता है 64, 64 का डबल 128, इसका डबल करेंगे तो 256 डिवाइडेड बाई 10, तो 25.6 ये इसका आंसर आ जाएगा 25.6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सॉल्व किया अभी, इसका जो प्रैक्टिकल है वो कुछ इस तरह से मैंने डिस्कस किया।
एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 0 है और एक साइड का डिस्टेंस है 90। जब आप इसको ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो जिसका डिस्टेंस छोटा है उसका नॉर्मल बड़ा है, बड़े डिस्टेंस वाला स्लाइड करेगा। जब बड़े डिस्टेंस वाला स्लाइड करेगा तो स्लाइड करते वक्त जैसे बड़े पॉइंट जब स्लाइड करता है तो वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में लगाया काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर एक जगह जा कर के इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की बराबरी कर लेगा। तो ये दोनों का फोर्स मैंने बराबर करके दिखाया है, काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक इक्वेशन मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करके दिखाया है। फिर इनको डिवाइड कर लिया। तो जिस पॉइंट पर इसकी स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाएगी वो पॉइंट हमने ढूंढ लिया। जब ये इस इधर वाली साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है तो जब ये और आगे बढ़ाएंगे तो फिर अब ये यहाँ पे स्लाइड करना शुरू कर देगा दूसरी साइड में, तो अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इधर वाली साइड में जहाँ स्टैटिक लग रहा था तब काइनेटिक लगने लग जाएगा और ये पॉइंट स्लाइड करने लग जाएगा। फिर ये तब तक ऐसे आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि वो यहाँ के स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बराबरी नहीं करेगा। सेम वापस से हम फोर्स बैलेंस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है और एक सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे, उससे हमको आंसर मिल गया 25.6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सरफेस टेंशन पर बेस्ड है और इसमें हम किसी ग्लास में एक्स्ट्रा लिक्विड भर रहे हैं तो हम उसको अधिक से अधिक कितना हाइट तक भर सकते हैं उसकी हाइट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं कि ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसको सेमी सर्कुलर शेप अपन मान लें। तो एक तरह से कोई भी ग्लास है उसको हम ज़्यादा भर रहे हैं, तो ज़्यादा भरने से ये जो पानी का लेवल है इसमें ऐसे बाहर आ रहा है। इस तरह से हमें डायग्राम बना के दे रखा है। ये वाली हाइट h हमको दे रखी है। तो अगर हम कोई इसको रिलेट करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि इसको यहाँ से कट कर सकते हैं अपन, ऐसे कैंची से ऐसे कट करेंगे तो एक तरह से ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा। इसको हाफ कट करके दिखा रहे हैं हम। तो ये ग्लास के ऊपर इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, यूँ करके ऐसा देखोगे तो आप ऐसा कुछ बनेगा। ये ग्लास के ऊपर वाला उठा हुआ लिक्विड है। सरफेस टेंशन का फोर्स अगर हम देखें तो इसकी जो सरफेस है ऊपर से कट होगी एक जगह और एक सरफेस नीचे से कट होगी यहाँ पर। तो S इंटू, अगर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम और बनाऊँ अच्छे से दिखने में, 3D डायग्राम हो रहा है, ऐसे कुछ बनेगा। ये तो होगी नीचे वाली सरफेस और ये इसके ऊपर होगी। तो थोड़ा सा मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, यूँ करके ऐसे 3D व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो S इंटू 2πr अगर इस तरह से देखेंगे तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, और इस वाले पर भी ऐसे ही लगेगा। तो ओवरऑल ये फोर्स ऐसे लग रहे हैं और अंदर से प्रेशर इनटू एरिया लग रहा है। तो प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स इसको बाहर ले जाना चाहता है, सरफेस टेंशन का फोर्स इसको अंदर की तरफ पुल करना चाहता है। तो हम इफेक्टिवली इसको आधा कट करें ऊपर से, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, आधा कट करें तो ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ऐसे, इस फोर्स को S इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं ऊपर वाली सरफेस के लिए। तो प्रोजेक्टेड लेंथ इसकी आ जाएगी 2r के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ S इंटू 2r प्रोजेक्टेड लेंथ, सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की सरफेस पर। ऐसे ही नीचे वाली सरफेस के ऊपर भी आएगा, इसके जस्ट नीचे है, तो इंटू 2 हो जाएगा। और अब अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, तो इसमें प्रेशर क्या है, टॉप पॉइंट पे प्रेशर 0 मान लेते हैं और इस जगह पे h नीचे जाएंगे तो 0 प्लस रो जी एच, तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2 एवरेज प्रेशर इनटू सामने आने वाला एरिया। तो इसके सामने आने वाला एरिया अगर देखेंगे तो इसकी हाइट है h और इसका डायमीटर हो जाएगा 2r। तो h इंटू 2r की टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू 2r। तो h इंटू 2r में से 2r वाली टर्म कट जाएगी, 4s इधर आ जाएगा, 4s इज इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर।
यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 4s अपॉन रो जी का रूट, और इसमें अपन एस की वैल्यू, रो की वैल्यू, जे की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये 3D डायग्राम है और थोड़ा बड़ा है, ये कम समझ में आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, एक बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट जो ऐसे कर्व पे जा रहा है, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ छोटे सेगमेंट के लिए। छोटे सेगमेंट में अपन लिख सकते हैं S इंटू डी एल, ऊपर वाले हिस्से पर फोर्स और नीचे वाले हिस्से पे फोर्स S इंटू डी एल, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू रो जी एच की टर्म्स आएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली टर्म को तो कैंसिल कर देंगे, और अंदर से जो फोर्स लगेगा 0 प्लस रो जी एच इंटू एवरेज प्रेशर, 0 प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका हो जाएगा H इंटू डी एल, H इंटू डी एल। तो हम एक छोटे से सेगमेंट के ऊपर इक्वेशन लगाकर, यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया मैंने लिए थे कि सरफेस टेंशन इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक सरफेस ऊपर है एक सरफेस नीचे है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और एवरेज प्रेशर, ऊपर प्रेशर 0 है, नीचे रो जी एच है, तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2 एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, ऐसे बैलेंस किया था। एक छोटे से हिस्से के लिए मैं ऐसे बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी रो जी एच बाई 2 एच इंटू डी एल बराबर 2s डी एल। तो इस तरह से डी एल वाली टर्म कट जाएगी और h की टर्म आ जाएगी 4s अपॉन रो जी का अंडर रूट। अब यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 4, s की वैल्यू है 0.07 डिवाइडेड बाय रो 1000 10 की पावर 3, g की वैल्यू 10, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मीटर में आई तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। रूट 28 की वैल्यू 5.29 के करीब होती है, तो h की वैल्यू हो गई 5.29 मिलीमीटर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो SHM टॉपिक को रिलेट करता है, जिसमें स्प्रिंग को भी शामिल कर लिया गया है और एक डायपोल लेकर के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास में जो बेसिक फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट m बाई के पढ़ते हैं हम, इसमें से k होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखेंगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये आ जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। अब इसमें k की वैल्यू आप फोर्स का कोफिशिएंट लिखते हो, इसकी बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई डबल डेरिवेटिव। हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन m, इससे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में एक डायपोल है और एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बारे में कहा कि इसकी नेचुरल लेंथ 0 का अप्रोच करती है, यानी कि नेचुरल लेंथ इसकी 0 है, और हमने इसके एक एंड पे चार्ज बांध दिए और एक जगह डायपोल लगा दिए। तो यहाँ पर तो डायपोल रखा है और एक एंड पे चार्ज बंधा हुआ है, तो ये स्प्रिंग ऐसे खींची हुई है। तो जो भी स्प्रिंग की लेंथ होगी वही इसकी एलोंगेशन होगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ इसकी 0 है। तो ऐसा दे रखा है कि इसकी L वाली जो लेंथ है L, ये इसकी एलोंगेशन की लेंथ है जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस जगह पर इसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे इस पोजीशन से, तो इसका टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन पर, इसकी कोई जनरल पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। किसी समय मान लेते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ है x, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास हाफ k x स्क्वायर
ये तो होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि x अगर स्प्रिंग की लेंथ होगी तो उस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन भी x होगा और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। डायपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहोगे तो kp बाय आर स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर तो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर r की जगह x हो जाएगा। x क्या डिस्टेंस हो गया किसी भी समय, इसका यहाँ से ये डिस्टेंस है x, किसी भी जनरल टाइम पर डायपोल से स्प्रिंग की लेंथ x हो गई, तो kp बाय एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो गया। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा du बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा kx और ये आ जाएगा माइनस 2kp क्यू अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया। अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना चाहता हूँ तो उसके लिए इस फोर्स को ज़ीरो कर दूंगा, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो करूँगा तो मेरे पास में x की वैल्यू L दे रखी डायग्राम के हिसाब से, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी k इंटू एल इज इक्वल टू 2kp क्यू अपॉन एल क्यूब फॉर ज़ीरो फोर्स। ये फोर्स का एक्सप्रेशन होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको ज़ीरो करूँगा तो मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन मिल जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में x की वैल्यू L के बराबर है। मैं फर्दर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 kp क्यू अपॉन एक्स टू दी पावर 4, 6 kp क्यू अपॉन एक्स टू दी पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करने से तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x की वैल्यू L के बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन L के ऊपर है, तो फॉर x इज इक्वल टू L देयर इज इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर L पुट कर दूंगा तो मुझे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो आ रही k प्लस 6kp क्यू अपॉन L की पावर 4। अब इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो मेरे को एक्सप्रेशन मिल रहा है कि kp क्यू अपॉन L की पावर 4 2 टाइम्स, तो यहाँ 3 बन जाएगा। यहाँ पर दो तरह के k दिख रहे हैं, एक तो k स्प्रिंग वाला कांस्टेंट है तो इसको k स्प्रिंग वाला कांस्टेंट k है, और k इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले को ke लिख लेते हैं, ke इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा करके रख देता हूँ, L इधर ले गया तो ये हो जाएगा 2 लेने से 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू k प्लस 3k, तो ओवरऑल हो गया 4k। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 4k के बराबर आ गई, तो यहाँ पर 4k पुट कर देंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई और ऊपर आ गया 4k बाय m, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 1/पाई अंडर रूट के बाय m। अगर इससे कंपेयर करवाएंगे तो इस डेल्टा की वैल्यू जो आ रही पाई के बराबर, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई जिसकी वैल्यू 3.14, तो हमारा आंसर हो गया 3.14। तो ये मैंने जो डिराइव किया है एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख करके उसे डिफ्रेंशिएट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पता किया है, जो कि मुझे यहाँ से मिला है। इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू एल के ऊपर है तो एक रिलेशन मिल गया है। फिर यहाँ फार्मूले में डबल डेरिवेटिव इक्विलिब्रियम पोजीशन के करस्पॉन्डिंग लिखना होता है, तो डबल डेरिवेटिव कर x की जगह l पुट कर दिया और फिर उस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर ये 4k लेके आ गए और इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया है। इस तरह से इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें एक कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर में पहले हमें एक वॉल्यूम दे रखा है V1 और प्रेशर है P1। इसके अंदर जो गैस हमें दे रखी है 1 मोल हीलियम है। ठीक है, पहला एक्सपांशन इसका एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया।
तो वॉल्यूम हो गया 4V1 और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर कितना वर्क हुआ अगर अपन निकालना चाहें तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इनटू ln V फाइनल बाय V इनिशियल 4V1 अपॉन V1। तो यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमें वर्क मिला वो आ गया P1V1 ln2 ln4, इसको अपन लिख सकते हैं 2 ln2, तो 2 आगे ले आते हैं। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क हो गया। फिर इसके बाद में हमें ये बताया गया कि इसके आगे इसकी प्रोसेस हुई एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम इसका टेम्परेचर T मान लें तो ये T की टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको T की टर्म्स में भी लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस वाले को। PV इक्वल टू nRT, n इसका 1 दे रखा है तो 2RT ln2 T की टर्म्स में वर्क लिख लिया। अब ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ इसका। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इसका वॉल्यूम जो है 4V1 से 32V1 हो गया। तो पहले का वॉल्यूम 4V1 है, अब इसका एक्सपेंशन करके हमने 32V1 इसका नया वॉल्यूम कर दिया है, पर इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है। हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है तो इसका टेम्परेचर बाद वाला हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस का ये फार्मूला है। तो पहले का टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है 4V। अब गामा -1 की वैल्यू होती है 2/F, गामा -1 होता है 2/F, F इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये मोनोएटमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू बाद वाला टेम्परेचर T फाइनल और वॉल्यूम है 32V की पावर 2/3। तो यहाँ से T फाइनल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो T फाइनल की वैल्यू निकालने के लिए V से तो V कट ही जाएगा, 4/32 है तो 8 आ जाएगा। तो T फाइनल की वैल्यू आ जाएगी T अपॉन 8 की पावर 2/3। 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 1/3 होता है 2, 2 की पावर 2 4 होता है, यानी टेम्परेचर 1/4 हो गया T/4। यानी ये टेम्परेचर T है तो यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद इसका टेम्परेचर T/4 हो गया है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है -(डेल्टा U). जो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी का नुकसान होता है वही वर्क डन होता है। तो इंटरनल एनर्जी का नुकसान कितना हुआ अगर देखें तो -F/2 हो गया 3/2 nR डेल्टा T। डेल्टा T हो गया T/4 माइनस T इनिशियल, ऐसा आ गया F/2 nR डेल्टा T। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गैस के द्वारा किया गया वर्क ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन में आ रहा है 3T/4, तो ये आ जाएगा 9T/9/4 nRT, 9/8 आ जाएगा, 9/8 nRT। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क और ये आइसोथर्मल का वर्क हो गया। तो हमको इसका रेशो पता करना है आइसोथर्मल अपॉन एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल अपॉन एडियाबेटिक का जब वर्क पता करेंगे, रेशो पता करेंगे आइसो अपॉन एडिया, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 9/8। आइसोथर्मल ऊपर रखना है तो 2RT ln2 डिवाइडेड बाय 9/8 RT। n की वैल्यू तो 1 ही है इसलिए 1 रख देंगे, RT वाली टर्म कट जाएगी तो ये आ जाएगा 16/9 ln2। तो f की वैल्यू पूछी हमसे जो ln2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 16/9, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.77 आ जाएगा।
ठीक है, सीधा मतलब फॉर्मूला लगाए और डिवाइड किया और कुछ नहीं है, तो ये आंसर आ गया 1.77। इस क्वेश्चन में हमें एक तरह से डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों को मिक्स कर दिया है और परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछा है। तो सवाल एक तरह से इस तरह से दिया हुआ है कि पहले से हमारे पास एक एयर कॉलम है और हम एक ट्यूनिंग फॉर्क से उसे बजा रहे हैं, तो इसकी कुछ लेंथ है पहले की, तो ये इसकी पहले की लेंथ हो गई जिसको हम L1 बोल रहे थे। ये इसके साथ रेजोनेंस में है तो हम इसकी रेजोनेंस की कंडीशन फंडामेंटल वाली मान लेते हैं। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F वो V/4L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक हैंड क्लोज्ड एक हैंड ओपन पे ये रहती है, तो 4L1 हो गया, ये पहले वाले केस में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क को इधर दौड़ा करके लेके आ रहे हैं। जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को इसकी तरफ चलाते हुए लेके आ रहे हैं, इज मूविंग पैरेलल टू इट और मूव विद दिस 2 मीटर पर सेकेंड इन फ्रंट ऑफ द ओपन ट्यूब एंड पैरेलल टू इट, इसके सामने ऐसे चला रहे हैं। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे चला रहे हैं तो सोर्स के चलने वाला केस हो गया, तो सोर्स यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये एक बाउंड्री पॉइंट हो गया। तो ये एक तरह से हम ये जानते हैं कि इस बाउंड्री पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस होगी वही अंदर की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी। तो इस बाउंड्री पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहते हो तो बाउंड्री पॉइंट एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा। तो फ्रीक्वेंसी F' जो नई फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें आ रहा है कि सोर्स पास में आ रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। तो ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी जो है हमको v दे रखी है, ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है, तो साउंड की वेलोसिटी v -0 या +0 कुछ भी नहीं करना है, और सोर्स पास में आ रहा है तो ये आ जाएगा v-2 इंटू एफ, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नई फ्रीक्वेंसी आ गई जो इस सिस्टम के लिए बनेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये पुरानी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो अगर इनको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इस नई फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हम कह रहे हैं कि वापस से रेजोनेंस की कंडीशन आ जाए, तो एक नई लेंथ होगी, इसको हम L2 मान लेते हैं। तो जो नई फ्रीक्वेंसी है F' इज इक्वल टू V/4L2, वही कंडीशन के तहत। तो यहाँ पर V की वैल्यू में दे रखी 320 माइनस, तो ये ऊपर आ जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल रहे हैं 320/318 इंटू एफ, यहाँ रख देंगे 320/318 इंटू एफ इज इक्वल टू V/4L2। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, V की वैल्यू 320 ही है, तो L2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ V की वैल्यू 320 रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हो आप F की जगह 320/4L1। तो L1 L2 दोनों का अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से L1 की वैल्यू जो आ रही है वो आ गई 320/4F, 320/4F, और L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये L2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V/4L2 में V की जगह रख देंगे 320 कट जाएगा, तो L2 की वैल्यू आ गई 318/4F। L2 की वैल्यू आ रही 318/4F। परसेंटेज चेंज पूछा है कि लेंथ में कितना चेंज आ गया, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा L2 माइनस L1, यानी अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो लेंथ को घटाना होगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये जानकारी दी नहीं है कि ये पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है, तो अपन सिर्फ चेंजेस की बात करेंगे, साइन के बारे में नहीं बताएंगे, प्लस माइनस। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का कैलकुलेशन करते हैं, तो L1 माइनस L2/L1, इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, L1 माइनस L2/L1 इंटू 100, तो
यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस L2 बाई L1, L2 बाई L1 कर लेते हैं तो L1 माइनस L2 बाई L1 हो जाएगा 318 बटे 320 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 320 में से 318 में से 320 में से 318 गए तो 2/320 इंटू 100, तो 200 बाय 320 यानी कि हो गया 100 बाय 160, 100 बाय 160, 100 बाय 160 का मतलब हो गया 0 0 काट देते हैं तो 8 बाय मतलब 5 बाय 8, 5 बाय 8 तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 और 8 छंग 48, फिर 2 बच गया, 8 2 16, 0.62। अगर 2 डेसिमल की वैल्यू तक चाहिए तो इसका आंसर हो गया 0.62। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से बेस्ड है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है। तो इसका बेसिक थीम ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये कहा गया है कि एक डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है रेडियस के साथ, रेडियस के साथ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, जिसका एक्सप्रेशन हमको दे रखा है सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक बड़े स्फेरिकल सरफेस से जिसकी रेडियस जो है इससे ज़्यादा है, लार्ज स्फेरिकल सरफेस, यानी ऐसी सरफेस है जो इससे बड़ी रेडियस की है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। तो पहले वाले फ्लक्स को फाई नॉट कहा गया, तो फाई नॉट की वैल्यू तो टोटल चार्ज जो इस प्लेट के ऊपर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि r/4 रेडियस का स्फेयर, तो जो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बनाना है, इस डिस्क का सेंटर और स्फेयर का सेंटर सेम होना चाहिए और उसकी रेडियस r/4 होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि r/4 रेडियस के अंदर अंदर जितना चार्ज इसके अंदर आ जाएगा वही इसका फ्लक्स देगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको इन दोनों का रेशो चाहिए फाई नॉट बाय फाई, तो फाई नॉट बाय फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी Q डिवाइडेड बाय Q इनसाइड जो इसके अंदर आ रही है। यहाँ पर इसकी रेडियस r/4 है, तो r/4 तक कितना चार्ज है डिस्क के अंदर ये पता करना है और r रेडियस तक कितना चार्ज है ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। r रेडियस की dr थिकनेस की एक रिंग कंसीडर करते हैं, इस रिंग पे कितना चार्ज है ये पहले मालूम करेंगे। तो इसको पता करने के लिए dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर इंटू, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका एरिया 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर निकालेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट 1 माइनस, अभी इंटीग्रेशन के अंदर जो रह गया वो आ जाएगा 1 माइनस आर बाय आर इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक बार 0 से लेकर के Q तक, 0 से लेके कैपिटल R तक और एक बार 0 से लेके r/4 तक। तो इंटीग्रेट करने से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। Q1 जो पहली वैल्यू मिलेगी यहाँ से इंटीग्रेट करने से 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ पर आ जाएगा r और यहाँ पर आ जाएगा r²/2, ये r²/2 आएगा इस जगह पर r²/2 और यहाँ पर आ जाएगा r³/3, तो माइनस r²/3, ये तो आ गया टोटल चार्ज Q। अब अगर आप इसकी लिमिट 0 से r लगाएंगे, 0 से r/4 लगाएंगे तो Q इन जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें 2 पाई सिग्मा नॉट, अब यहाँ पर r की जगह पर r/4 आ जाएगा, तो
तो r/4 आ जाएगा, तो ये r²/8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा r/4, तो r/4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, r²/32, और यहाँ पर आ जाएगा r²/16 इंटू 3 48। अब हमको इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर q/q चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से ये वाली टर्म में हमारे पास में आ जाएगा 3 - 2 1/6, तो 1/6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 48 - 32, 48 - 32 हो जाएगा 16 इंटू 32 इंटू 48, तो यहाँ से 16 2 32 और 16 इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। सिक्सटीन तो गलत नहीं, गलत हो रहा है, दोबारा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ पर बेस्ड है, और इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि फ्लक्स का रेशो क्या है। तो फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं पहले से ही कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। तो पहले जो डिस्क हमें दे रखी है, उस डिस्क के चारों तरफ एक बड़ा स्फीयर दिया हुआ है, तो उस समय का जो फ्लक्स है उसको फाई नॉट बोल दिया। तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर Q इनसाइड टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड केस में जो डिस्क है, उस डिस्क से छोटे साइज का हमें एक स्फीयर दिया है जिसकी खुद की सेंटर और दोनों का सेंटर कोइंसाइड करता है, और उसकी रेडियस r/4 है। इसकी रेडियस r/4 दे रखी है जो कि डिस्क की 1/4 रेडियस है। तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो कुछ कम चार्ज आएगा, तो उसके लिए फ्लक्स आ जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये अंदर का चार्ज पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें बता रखी है, तो एक डिस्क के अंदर किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर r रेडियस और dr थिकनेस की एक छोटी सी स्ट्रिप लेकर इसके अंदर हम चार्ज पता कर सकते हैं dq। तो इस dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा नॉट 1 - r/r इंटू 2πr dr, 2πr dr। फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने से इसकी जो लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के r तक, तो आपको q मिल जाएगा। जब आप r तक की लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 2π सिग्मा नॉट, तो आपका जो इंटीग्रेशन आएगा r dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा r²/2 और r² dr r³/3, यहाँ पर आ जाएगा r³/3 डिवाइडेड बाय r। यहाँ से आप पहले टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में आप बाद वाला चार्ज पता कर लेंगे q। उसके अंदर आपको जो लिमिट लगानी है वो रखेंगे, तो 2π सिग्मा नॉट, वही इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा r² की जगह r/2 का स्क्वायर, r/4 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r/4 है, तो r/4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस r/4 का क्यूब बाय 3 अपॉन r, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करके करना है हमें, तो फ्लक्स का रेशो पूछा है, तो इन चार्जेस का रेशो मिल जाएगा। फाई नॉट अपॉन 5 पूछा है, तो फाई नॉट अपॉन 5 की वैल्यू तो आ जाएगी Q/Q। तो आप इसको डिवाइड करके कर लेना, 6.2 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, चेक कर लेना आप, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना है।